नमस्कार, मैं सरिता चौधरी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में इसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उभरते हुए प्रतिमान और उभरते हुए प्रतिमानों के अंतर्गत पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण की आवश्यकता के संदर्भ में अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉपी और पेन साथ में लें और मेरे साथ इसके नोट्स बनाना प्रारंभ करें। ग्लोबल वार्मिंग को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यानी पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोब यानी पृथ्वी और वार्म यानी गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान माना गया है 14 डिग्री सेल्सियस। यदि इस तापमान से अधिक पृथ्वी का तापमान होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण विश्व का तापमान बढ़ता है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ता है। इसीलिए इसे वैश्विक तापमान के नाम से भी जाना जाता है। और इस बढ़ते हुए वैश्विक तापमान से जलवायु परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है एक विशेष प्रकार के प्रभाव हरित गृह प्रभाव के कारण होता है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह गैसों के बारे में सबसे पहले 1824 में जोसेफ फूरियर नामक विद्वान ने बताया था। तो आप लोग लिखेंगे इसे कि सर्वप्रथम जोसेफ फूरियर ने 1824 में हरित गृह गैसों के बारे में और हरित गृह प्रभाव के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है या हरित गृह प्रभाव क्या होता है? जो हरित गृह प्रभाव है वह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पर्यावरण की गैसों के द्वारा सूर्य से आने वाली किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहलाती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने वाली किरणों को विभिन्न गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और यह प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव कहलाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस एक प्रक्रिया है और उसका परिणाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इस प्रक्रिया के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग को समझे उससे पहले हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस को। ऐसा ग्रीन हाउस आप लोगों ने अपने आसपास खेतों के अंतर्गत देखा होगा। समझते हैं कि ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, इस प्रकार का एक हाउस बनाया जाता है जिसे पौध गृह कहते हैं, यानी इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि विपरीत वातावरण के अंतर्गत भी पौधों का निर्माण करना। यानी शीत ऋतु का मौसम है लेकिन अधिक तापमान में तैयार होने वाले पौधों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। अब शीत ऋतु के अंतर्गत इस प्रकार का गृह बनाया जाता है या विपरीत तापमान का यह गृह बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। इसका प्रोसेस यह होता है कि इस घर को इस रूप में बनाया जाता है कि सूर्य से आने वाली किरणें इस घर में प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन उनकी ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, उनका ताप या उनकी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी दीवारें और इसकी छत स्पेशल उष्मारोधी यंत्र से, उष्मारोधी लेप से और उष्मारोधी कांच से बनाई जाती है, जिसके कारण ये आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेता है और उनकी ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता। इस प्रक्रिया के कारण इस गृह का तापमान बढ़ जाता है और इसके अंतर्गत सर्दियों में भी अधिक तापमान में निर्मित होने वाले यानी उगाए जाने वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कुछ किरणें, सूर्य की किरणें यहाँ इस हरित गृह में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद कुछ किरणें पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यानी इस ग्रह की भूमि के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ प्रभावशाली विकिरणें बाहर निकल जाती हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है और इसके कारण अधिक ताप बढ़ जाता है। इस ग्रह का, इस ऊष्मा के कारण इस ग्रह का ताप बढ़ जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति होती है हरित गृह गैसों के कारण पृथ्वी की। यह पृथ्वी भी एक
ग्रह में, एक घर में बंद हो जाती है और यह घर होता है, यह आवरण होता है वातावरणीय गैसों का, और वे गैसें जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जैसे हम लोगों ने ग्रीन हाउस की प्रक्रिया देखा कि ग्रीन हाउस एक ऐसा घर होता है जिसके अंतर्गत सूर्य की किरणें आती हैं, लेकिन उनकी ऊष्मा इसी घर के अंदर बंद रहकर रह जाती है, क्योंकि इसका निर्माण इस खास तरीके से किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी सूर्य की किरणें आती हैं और पृथ्वी की सतह के द्वारा कुछ किरणों का अवशोषण हो जाता है, और रिफ्लेक्शन के द्वारा जब ये वापस जाती है तो इन्हें जाने नहीं देते। पर्यावरण के यह जो गैसें हैं वह इसे रोक लेती हैं। इसके कारण ये पृथ्वी की सतह पर या पर्यावरण के अंतर्गत ही रह जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे हरित ग्रह होता है, पृथ्वी पर भी ये विशेष जो आवरण है उसके तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सूर्य की आने वाली किरणें पृथ्वी के सतह से टकराई और कुछ प्रभावशाली किरणें बाहर निकल गई, लेकिन अधिकांश किरणें इस पर्यावरणीय आवरण जिसे ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं उनके कारण टकराकर पृथ्वी की सतह के आसपास ही रह जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी ग्लोब का गर्म होना कहते हैं, पृथ्वी का गर्म होना कहते हैं, जिसके अनेक प्रभाव होते हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन भी या वैश्विक तापमान भी कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक तापमान आज संपूर्ण विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि इसके कारण अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होने लगे हैं और इन प्रभावों ने मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती दे दी है। इसलिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मनुष्य कौम इस बात को लेकर चिंतित है कि किस प्रकार से इस ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाई जाए, इसे कम किया जाए और पृथ्वी का एक संतुलित तापमान निर्धारित किया जाए। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन सी ऐसे गैसें हैं जो इस प्रकार का एक पर्यावरणीय आवरण तैयार कर देती है, जिसके कारण सूर्य की आने वाली एक किरणें हैं और पृथ्वी की सतह के आसपास ही रह जाती हैं। इसे मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मिथेन और CFC। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जिसे CFC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है और यह भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। इनमें से सबसे भारी कण होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक भारी मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण करने का कार्य करती हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक कौन सी गैस अधिक उत्तरदायी है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और यह तापमान हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा बढ़ जाता है। इसके लिए ये विभिन्न गैसें उत्तरदायी हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं उन कारणों की, उन गतिविधियों की जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी प्रमुख कारण। मुख्य रूप से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दो कारण उत्तरदायी हैं। दो श्रेणियों में इनका विभाजन किया जा सकता है। एक तो मानवीय गतिविधियां, यानी इसका पहला कारण तो है मानव, और दूसरा है प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण तो वो कारण होते हैं जो प्रकृति जन्य होते हैं, जैसे पर्यावरण में अवस्थित विभिन्न गैसें, यह प्राकृतिक कारण है। इसी प्रकार से भूकंप व ज्वालामुखी के द्वारा उठने वाला जो ताप है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ताप है जो पृथ्वी की गर्मी बढ़ा देता है, वह भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। लेकिन ये तो पर्यावरणीय गतिविधियां हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा जो कारण है और प्रमुख कारण है वह है मानवीय गतिविधियां, यानी मानवों के द्वारा की जाने वाली वे गतिविधियां जिनके कारण पृथ्वी का तापमान अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, इस जनसंख्या के द्वारा फैलाया जाने वाला प्रदूषण, लगातार जंगलों की कटाई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग, इसके साथ साथ ओजोन परत का क्षरण होना और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग किया जाना। ये सभी कारण है मानवीय गतिविधियों के वे प्रमुख कारक जिनके कारण
ग्लोबल वार्मिंग होती है। लगातार बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या, उसके द्वारा अत्यधिक संसाधनों का उपयोग किया जाना और अत्यधिक रूप से इन गैसों का उत्सर्जन किया जाना ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, जिन्हें हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं, ये कारक किस प्रकार से हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं और मानव की इन गतिविधियों के द्वारा इन ग्लोबल वार्मिंग गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC जैसों गैसों का उत्सर्जन होता है। बढ़ती जनसंख्या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कैसे और किस रूप में? बढ़ती हुई जनसंख्या को अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसके रहवास, निवास और विकास के लिए अनेक प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करती है और जितना उपभोग करती है उतना प्रकृति को प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अत्यधिक इन गैसों का उत्सर्जन होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है और प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रक्रिया घटित होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनके आवास व निवास की व्यवस्था करने के कारण कई प्रकार के औद्योगिक और तकनीकी कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार से अन्य प्रमुख कारण है वह इस बढ़ती हुई जनसंख्या के द्वारा उपयोग लिए जाने वाले यातायात वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा और लेड वातावरण को प्रदूषित करते हैं और जो मृदा, वायु व जल में घुलकर मनुष्य के जीवन को दुश्वार कर देते हैं। यह हमारे पर्यावरण को प्रदूषण करने के साथ साथ हमारे जीवन को भी साक्षात चुनौती दे रहे हैं और हमारे जीवन का जो प्रमुख रक्षक है पेड़, उन्हें लगातार काटा जा रहा है। जंगलों की अप्रत्याशित कटाई हो रही है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वाहनों, हवाई जहाज़ों और बिजली बनाने वाले के उपकरणों तथा औद्योगिक विकास के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन को रोकने वाले जो प्रमुख उत्तरदायी तत्व हैं, यानी पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उन्हें लगातार मानवीय सुविधाओं के लिए काटा जा रहा है। इस प्रकार से वातावरण में अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसी प्रकार से अत्याधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए भारतीय घरों में आज रेफ्रिजरेटर और AC का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है और इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करने के कारण CFC गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है और इन घरेलू उपकरणों के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि घरेलू उपकरणों, AC, रेफ्रिजरेटर और अग्निशमक जो यंत्र है, उनसे निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण के अंतर्गत एक प्रमुख रक्षक परत है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। उस ओजोन लेयर का इन पर्यावरण प्रदूषण करने वाली गतिविधियों के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्षरण होता जा रहा है और ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि इसी प्रकार से ओजोन के अंतर्गत छेद होते गए तो आने वाले समय में सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वह और भी अधिक तीव्र मात्रा में धरती तक पहुंचेगी, पृथ्वी तक पहुंचेगी। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, UV रेज होती हैं, वे मानव के स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बनती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के कारण, ओजोन परत में छेद होने के कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे धरती तक पहुंचती है और यह भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग किया जाना और अत्यधिक प्रयोग करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन किया जाना और इसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है। तो हम लोगों ने जाना कि मनुष्य जनित गतिविधियां हैं वह अधिक उत्तरदायी है पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो आवश्यकता है इन सबको कंट्रोल करने की और इस रूप में कंट्रोल करने की कि प्रकृति और मनुष्य में संतुलित स्थापित हो जाए और जिस प्रकार से हम प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति को प्रदान करने की भी आवश्यकता है। अगले वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव किस प्रकार
से है और इसे किस रूप में रोका जा सकता है और इसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।